हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, यह वीडियो लगभग 20 मिनट्स का हो सकता है। इसमें मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स देने वाला हूँ ईएमआरएस अकाउंटेंट टीयर 2 के एग्ज़ाम में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको कैसे लिखना है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके 7-8 मार्क्स एक्स्ट्रा आ सकते हैं। मिनिमम 5 मार्क्स बढ़ने की मेरी गारंटी है। मैं इतना श्योरली कैसे बोल सकता हूँ कि इन टिप्स को फॉलो करने से आपके मिनिमम 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे। स्टूडेंट, जो मैं टिप्स आपको देने वाला हूँ वो बिल्कुल प्रूवन टिप्स है मेरे। मैंने सीए आईपीसीसी लेवल पर लो ऑडिट पढ़ा है और सीए फाइनल लेवल पर लो पढ़ा है। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होते हैं जिनमें मार्क्स नहीं आते हैं, लेकिन लिखने का कुछ तरीका होता है, उसकी वजह से स्टूडेंट्स के 70+ मार्क्स भी आए। ऑब्वियसली अच्छा पढ़ाना भी पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है, केवल लिखने से काम नहीं चलता है। इसके अलावा मैंने स्कूल लेवल पर भी बिजनेस स्टडी पढ़ाई है। इंडिया के टॉप रेटेड स्कूल में मैंने बिजनेस स्टडी पढ़ाई है। तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, पूरे मार्क्स नहीं आते हैं, फिर भी स्टूडेंट के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। तो आप इन लिखने की टिप्स को ज़रूर अच्छे से फॉलो करना। और केवल लिखने की टिप्स नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जैसे कि पहले ऑब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करना है या सब्जेक्टिव करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और अगर पेपर डिफ़िकल्ट आ जाता है तो क्या करना है, और इसी प्रकार की और भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस बार कोशिश है कि पिछली बार 4 सिलेक्शन थे, इस बार 8 सिलेक्शन हो, आप लोगों के साथ भी हम इंटरव्यू कर पाएँ। ईएमआरएस में पहली बार ये डिस्क्रिप्टिव वाला डाला गया है। तो बस आप ध्यान से मेरी बात सुनते जाइए। देखो, आपके एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आएँगे, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन है, टोटल 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आने वाला है। और 40 क्वेश्चन इंटू 1 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो सबसे पहली बात तो आप क्या पहले अटेम्प्ट करेंगे, 180 मिनट्स आपको मिलेंगे, पेपर ऑफलाइन होने वाला है, ये सब आपको पता है। सबसे पहली बात, क्या पहले अटेम्प्ट करना है एग्जाम में और क्या बाद में अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट, आपको ऑब्जेक्टिव वाला जो पेपर है उसको पहले अटेम्प्ट करना है। ये 40 क्वेश्चन आप बाद में कर लेना। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो है कि अगर आपको आते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं आते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने सही किया, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता, एग्जामिनर के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का मतलब ही ये होता है कि पर्सन टू पर्सन आंसर डिफर कर सकता है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग लिखा तो एग्जामिनर हो सकता है उसमें फुल मार्क्स नहीं दे, फुल मार्क्स देने की बहुत कम संभावना होती है। आपने 4 नंबर का आंसर लिखा, जिसने अच्छे से नहीं लिखा, बिल्कुल बेकार लिखा, उसको आधा नंबर दे दिया, जिसने बिल्कुल शानदार लिखा उसको 3.5 नंबर दे दिए। तो इस तरीके से होता है। तो ऑब्जेक्टिव पहले करना, फिर आप करेंगे सब्जेक्टिव। अगली इंपॉर्टेंट बात है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इस एग्जाम के अंदर। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले स्टूडेंट कर सकता है इस एग्जाम के अंदर। तो टाइम मैनेज आप कैसे करेंगे। अपन मान लेते हैं कि वो जो 40 क्वेश्चंस थे वो आपने 40 मिनट्स में कर दिए। अब आपके पास बच गए हैं सब्जेक्टिव वाले 15 क्वेश्चंस, जिनके लिए आपके पास 140 मिनट्स बची हुई है। तो हम ये कह सकते हैं 140/15 लगभग 9 मिनट्स पर क्वेश्चन के लिए बची हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग देखना कितना टाइम आपके पास बचता है, इसको आप ज़रूर से कैलकुलेट कर लेना ऑब्जेक्टिव वाला पेपर करने के बाद में। बाकी मैं ये मानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाने की कोशिश करना। स्टूडेंट कई बार टाइम खराब कर देता है, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में अटक गया ऑब्जेक्टिव में तो उसके बारे में सोचता रहता है, या फिर स्टूडेंट को लगता है कि मैं इधर उधर से हेल्प ले लेता हूँ। तो जो भी आपकी ये चीज़ें हैं, इनको कोई क्वेश्चन में अटक गए तो उस क्वेश्चन को टिक लगा के रख देना, और जो भी आपको करना है वो लास्ट में आप करना। मैं
ये नहीं कह रहा हूँ, चीटिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आप लोगों की साइकोलॉजी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किसी क्वेश्चन में अटकना नहीं है भाई, आता है तो सही बात है और नहीं आता है तो उसको स्किप कर दो, उसको टिक लगा दो। और इसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बाद में करने चाहिए और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आप फटाफट टिक कर सकते हो वो पहले करने चाहिए, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपने 4 मिनट लगा दी, क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, टाइम लग रहा है, फिर आप टाइम लगाते जाओगे तो आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, अपन यहाँ तक पहुँच गए। कुछ स्टूडेंट के पास हो सकता है पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 9 मिनट से ज़्यादा बचे, कुछ के पास 9 से कम बचे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके एग्जाम में रिस्ट वॉच ले जाना अलाउ है तो जरूर 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 से लेकर के जाएं। स्मार्ट वॉच तो अलाउ नहीं होती है, जो नॉर्मल वाली है जरूर से लेकर के जाएं, अलाउ नहीं है तो वहां पर इनविजिलेटर से आप टाइम पूछते रहें। इन 40 क्वेश्चन को करते वक्त भी आपको टाइम देखते रहना है, पूछते रहना है। एक आपको टारगेट बनाना है कि शुरुआत की 15 मिनट में मेरे को 20 क्वेश्चन कर देने हैं, अगली 15 मिनट में 20 और कर देने हैं। ऐसे हर 10 15 20 मिनट में आप टाइम पूछते रहना, बीच बीच में कोई और भी पूछता रहता है तो आपको उससे आइडिया लगता रहेगा। मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, आपके पास 140 मिनट बची हुई है और इन 15 क्वेश्चन को करना है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इन 15 क्वेश्चन में से जो आपको सबसे अच्छा आता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा है, मेरे को बहुत अच्छे से आता है, उसको आपको पहले करना है। और जो सबसे कम आता है आपको, आपको लगता है आता ही नहीं है, इसमें तो बस मैं तुक्का मार के आऊँगा, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता, वो सबसे लास्ट में करना है। स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ। इस पॉइंट का लॉजिक ये होता है कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो वो पहला क्वेश्चन देखता है, वो उसको लगता है कि यार कितना शानदार आंसर लिखा है बच्चे ने, बहुत ही बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत बढ़िया, तीसरा भी बहुत बढ़िया। तो उसकी एक साइकोलॉजी बनती है, फिर आगे के क्वेश्चन में वो हो सकता है आधा एक नंबर थोड़ा एक्स्ट्रा दे देता है। पहले में ही आपने बिल्कुल तुक्का मारा है, दूर दूर तक आंसर से उसका कुछ लेना देना नहीं है। एग्जामिनर को पता चल जाता है बच्चे का लेवल क्या है, फिर वो उसी अकॉर्डिंग कॉपी चेक करता है। तो इस चीज का आप जरूर से ध्यान रखें। अब बात यह है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में 9 मिनट है, तो उसी हिसाब से आपने स्टार्ट किया और करते वक्त कोशिश करें कि 9 मिनट में हो जाए या 9 मिनट से भी कम में हो जाए। मान लीजिए कि पहले ही क्वेश्चन में 12 मिनट्स आपको लग गई, तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगला क्वेश्चन आपको 6 मिनट के अंदर करना है। इस तरीके से आप देखते रहें, टाइम को मैनेज करते रहें। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अगर आपके पास टाइम कम पड़ा तो आखिर के 1 या 2 क्वेश्चन में ही टाइम कम पड़ेगा। बच्चे एक शिकायत करते हैं, सर अचानक से टाइम हो गया, मेरे को तो पता ही नहीं चला, इतने क्वेश्चन रह गए। उस वाली सिचुएशन में आप नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आप साथ साथ मैनेज करते जा रहे हैं। स्टूडेंट, मैं पॉइंट आप लोगों के लिए लिख करके लेके आया हूँ, तो एक बार मैं देख लेता हूँ जिससे कोई भी पॉइंट नहीं छूटे। ठीक है, अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कितनी वर्ड्स लिमिट रहनी है, 4 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखें। देखो, यदि आपने अच्छे स्कूल से पढ़ा है या फिर CS वगैरह के एग्जाम दिए हैं, उन बच्चों को तो पता होता है, लेकिन आपने बीकॉम एमकॉम के एग्जाम दिए हैं तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो यहाँ पर बीकॉम एमकॉम की जैसे लॉन्ग आंसर नहीं लिखने हैं, बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं। ये नहीं सोचना है कि जितना लॉन्ग लिखेंगे उतने मार्क्स आएंगे। आपको टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं। जैसे आप लोगों के नोट्स होते हैं तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि कोई पॉइंट छूटे भी नहीं, सारी चीजें भी आ जाए, फालतू की कहानियां नहीं होती, वैसे ही लिखना है आपको, टू द पॉइंट। और लिखना कैसे है? आपको पॉइंट बना बना करके लिखना है। स्टूडेंट, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, पैराग्राफ में नहीं लिखना है आपको, पॉइंट बना बना करके लिखना है। क्वेश्चन किस किस टाइप के आ सकते हैं? जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, या थ्योरेटिकल में भी कोई शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आ गया कि इस चीज पर आप शॉर्ट नोट लिखो, या फिर डिफरेंशिएट करने का क्वेश्चन आ गया कि डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, या फिर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। अब एक तो आप ये पूछेंगे सर न्यूमेरिकल कितने आएंगे, थ्योरेटिकल कितने आएंगे, तो स्टूडेंट इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता कितने आएंगे, लेकिन हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने हैं। और न्यूमेरिकल तो केवल इनकम टैक्स, FM, कोस्टिंग, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट तो काफ़ी है। फिर भी मान लो 60 में से 30 अपन एक बार न्यूमेरिकल पकड़ लेते हैं और 30 अपन थ्योरेटिकल
मान लेते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं पूरा तरीका बताऊंगा कि आप कहें कि सर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं है, नहीं आता तो कैसा करें, सब कुछ बताऊंगा, आप बस सुनते जाइए। तो थ्योरेटिकल में इस दो ही टाइप के क्वेश्चन एक तरीके से होते हैं, शॉर्ट नोट या डिफरेंशिएट। अगर वो कुछ फीचर पूछ रहा है, कुछ टाइप्स पूछ रहा है, उसको भी मैं शॉर्ट नोट मान रहा हूँ, या फिर न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन। तो इनको आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टूडेंट एक हमने मॉक टेस्ट डाला है, कॉमर्स प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर इतनी लास्ट मॉक टेस्ट डालने का क्या ही मतलब निकला। स्टूडेंट मॉक टेस्ट आपके लिए इसलिए नहीं डाला गया है कि आप अपना इवेल्युएशन कर पाओ कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, इसलिए नहीं डाला गया है। इसलिए डाला गया है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसका ये बेनिफिट आप लेना। ऐसा तो है नहीं कि इस मॉक टेस्ट के आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो वहां पर भी नहीं होंगे, या ये पूरा आता है तो वहां पर भी आपके हो जाएंगे। शुरुआत में ये 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले दे रखे हैं, और फिर ये डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वालों के आगे आंसर की भी दे रखी है। अब जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड। दो चीजें पूछी गई है, एक तो ये क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है। क्यों का मतलब एक तरीके से पर्पज या ऑब्जेक्टिव जानना चाहता है। इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने लिखा आंसर 1 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पूरा लिखना, मैं यहाँ पर छोटा छोटा लिख रहा हूँ। पॉइंट बना बना करके लिखेंगे, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखेंगे। हिंदी मीडियम हो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश हो इंग्लिश में लिखना है। आपने लिखा बैंक रिकंसिलिएशन एक स्टेटमेंट होता है जो कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक के बैलेंस का मिलान करने के लिए बनाया जाता है। बस बात खत्म। एक डॉट में एक ही सेंटेंस होना चाहिए, वो बात खत्म हो गई। फिर आप अगले पॉइंट में आएंगे। फिर अगला पॉइंट कि मतलब जितना भी आपको आता है, मान लीजिए आपको पूरा आंसर नहीं आता तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में जो जो पता हो वो आप लिखते जाइए। आपने लिखा कि यह फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है, यह अकाउंट नहीं होता है, यह स्टेटमेंट होता है। तीसरी बात, यह इसलिए बनाया जाता है कि कई बार पासबुक और कैशबुक के बैंक कॉलम का मिलान मैच नहीं करता है, तो उसके कारणों का पता लगाने के लिए। ठीक है, आपको इतना ही आता था, अब आप नहीं लिख पा रहे हैं। मैं स्टूडेंट आपको इसका आंसर नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो आपको मान लीजिए 3 ही पॉइंट पता थे, एक आपने उसका मीनिंग लिख दिया कि स्टेटमेंट है जो उसके लिए बनाया जाता है, दूसरे वाले में भी आपने लगभग यही चीज लिख दी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, केवल स्टेटमेंट है। तीसरा आपने लिख दिया कि दोनों के कारणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब आपको लगता है कि नहीं मैंने कम लिखा है, मेरे को इसमें और लिखना चाहिए। आते आपको 3 ही पॉइंट है लेकिन आपको 6 पॉइंट लिखने हैं, तो भी आप लिख सकते हैं, एक तरीका है। देखो आपने न्यूज चैनल देखे हैं जो 5 मिनट में 200 खबरें बताते हैं, तो वो 200 खबरें नहीं बताते हैं, उसमें खबर 20 ही होती है। वो एक ही खबर के 10 टुकड़े कर देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मिले ट्रम्प से, ये पहली न्यूज है। दूसरी, दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। तीसरा, उन्होंने गर्मजोशी से एक दूसरे का अभिवादन किया। चौथा, द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। पांचवा, कहा दोनों देश मिलकर के साथ काम करेंगे। ये 5 खबरें नहीं है, ये एक है। आपको भी यहाँ पर यही रूल अप्लाई करना है। आपको ये 3 चीजें आती थी, अब आपको आगे का नहीं आता, तो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा जोड़ना है। अगला अपन ने ये लिखा कि यह बैंक द्वारा नहीं बनाया जाता है। अगला अपन ने लिख दिया कि यह बिजनेसमैन द्वारा स्वयं बनाया जाता है। अगला पॉइंट अपन ने लिख दिया इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। तो जैसे जैसे आपको याद आता गया वैसे आप लिखते गए, और अगर करेक्ट आपको आंसर आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। इतना भी आपने लिखा 4 में से 3 नंबर देगा। लेकिन आपने अगर पैराग्राफ में लिख दिया तो फिर स्टूडेंट प्रॉब्लम होती है। इस तरीके से लिखे, उसके अंदर भी जो मेन वर्ड्स है उनको अंडरलाइन करें कि ये स्टेटमेंट नहीं है, फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, कारण पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर और आप लिख सकते हैं कि निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, इस तरीके से आप लिखें। ठीक है, अगर कोई डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस बिटवीन एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसमें आपको क्या करना है, आपने लिखा आंसर, पहले आपको डब्ल्यूडीवी का मीनिंग लिखना है।
फिर आप एसएलएम मेथड का मीनिंग लिखेंगे कि डब्ल्यूडीवी डेप्रीसिएशन का एक ऐसा मेथड है जिसमें रेट फिक्स रहती है, लेकिन जो डेप्रीसिएशन वो बची हुई वैल्यू पर लगाया जाता है। फिर आपने एसएलएम का मीनिंग लिख दिया कि एसएलएम एक ऐसा मेथड है जिसमें जो अमाउंट है वो फिक्स रहती है, ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगाया जाता है। फिर आप बनाएंगे टेबल, टेबल जरूर से बनानी है। अब टेबल में है ना कई बार दिक्कत आती है, टेबल में कई बार दिक्कत क्या आती है कि आप पॉइंट लिख रहे हो, इधर पॉइंट आपने इधर एसएलएम लिखा, इधर डब्ल्यूडीवी लिखा, पॉइंट आप लिखते जा रहे हो, लेकिन आपसे ना बेस नहीं बन रहा है। तो बेस वाला कॉलम आप बाद में बना लेना, पहले आप पॉइंट पॉइंट लिख लो, इधर थोड़ी सी जगह छोड़ देना। आपने अब नहीं आते, पॉइंट ही नहीं आते, क्या करें? तो भी जो आपने डेफिनेशन में लिखा ना उन्हीं चीज़ों को उठा सकते हैं, और आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है कि पहला पॉइंट आपने लिखा कि इस मेथड में हर साल डेप्रीसिएशन सेम रहता है, इस मेथड में डेप्रीसिएशन की अमाउंट हर साल कम होती जाती है। दूसरी बात, इसमें वैल्यू लास्ट में जाकर के जीरो हो सकती है, इसमें वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। फिर और आपने पॉइंट लिखे, जैसे एग्जाम्पल के लिए 50,000 रुपये की एसेट खरीदी, उस पर 10% डेप्रीसिएशन लगा रहे तो हर बार 5,000 आएगा। इसमें भी इसी एग्जाम्पल से समझा दिया कि 50,000 रुपये की एसेट है, 10% लगा रहे हैं तो पहले साल 5,000, अगले साल 4500 आएगा। फिर आपने और कोई चौथा पॉइंट लिख दिया। तो इस तरीके से आपको लिखते जाना है, मतलब और जितने भी 4, 5, 6, 7 पॉइंट आप लिख सकते हैं उतने लिखे। ये 1, 2, 3, 4, 5 भी मत लिखना एक बार, फिर आप बेसिस आराम से बना सकते हैं। पहले लिख दोगे बेसिस तो फिर हो सकता है दिक्कत आए। यहाँ पर आपने लिख दिया मीनिंग, फिर आपने लिख दिया एग्जाम्पल, फिर आपने लिख दिया अमाउंट। इस तरीके से आप पॉइंट बना सकते हैं, और ये वाला तरीका स्टूडेंट बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब स्टूडेंट पहली बात तो देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अगर अकाउंट्स के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूं तो पहली बात तो फॉर्मेट बहुत 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 ज़्यादा मैटर करता है। जो मार्क्स होते हैं वो इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 1 नंबर फॉर्मेट का है, आधा नंबर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखने का है। फिर उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ कैलकुलेट करना था, जैसे मान लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 1 नंबर उसने इसका दे रखा है, 1 नंबर किसी और का, इस तरीके से डिवाइडेड रहते हैं। मान लीजिए कोई भी अकाउंट बनाना है, मान लीजिए डेटर अकाउंट बनाना है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, पूरे पूरे नाम लिखेंगे आप, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डीआर, अमाउंट सीआर, बिल्कुल साफ साफ अच्छे से आप लिखेंगे। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे को लगता है कि हम तो क्वेश्चन करें, इन चीज़ों को नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट इन चीज़ों को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। डेट वाला तो एक साथ ही बन जाएगा, नहीं मैं भी यार, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, इस तरीके से आपने अकाउंट का बनाया। पूरा लिखेंगे, तारीख भी लिखेंगे, तारीख नहीं दी हुई तो डैश लगा सकते हैं या 1, 2, 3 लिख सकते हैं। फिर पूरा लिखना है, टू राम अकाउंट। बच्चे क्या करते हैं, केवल राम लिख करके छोड़ देते हैं, टू राम, टू श्याम, टू कैश, टू राम अकाउंट पूरा लिखेंगे। अगर किसी चीज़ की कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट 1, और फिर आप वर्किंग नोट बनाएंगे, बिल्कुल साफ सुथरा काम आप करेंगे। एफएम में क्वेश्चन आता है तो एफएम में भी पहले फॉर्मूला वगैरह लिखेंगे, फिर उस तरीके से करेंगे। अगर मान लीजिए एफएम में आपने कोई क्वेश्चन किया है, आपने पहले उसका फॉर्मूला लिखा, फिर आपने वैल्यू लिखी, आंसर आपने निकाल दिया, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग यदि आपने कोई अजम्पशन ली है, आपने माना कि मतलब इसको हमने क्रेडिट सेल माना है, इसको ये माना है, या कुछ भी माना है, तो उन अजम्पशंस को जरूर लिखें। इससे ये होगा, अगर आपका आंसर कॉपी चेकर के आंसर से मैच नहीं कर रहा है तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी और आपने ये अजम्पशन ली है और ये आपने लिखा है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है स्टूडेंट, कई बार क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपने कुछ भी लिखा, आप कुछ भी लिख रहे थे कि कुछ भी मान लो यार, कुछ भी लिख रहे थे कि बीआरएस, ईजे, स्टेटमेंट, स्पेलिंग वगैरह कुछ भी गलत हो गई, तो बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, इसको ऐसे 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 काटेंगे,
मतलब इस तरीके से काटेंगे जैसे पता नहीं गर्लफ्रेंड का नाम लिखा था, अब एग्जामिनर पढ़ लेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इस तरीके से काटेंगे। ऐसे नहीं करना है। आपसे स्पेलिंग गलत हो गई, बस इसको हल्के से ऐसे काट देंगे स्टूडेंट। कारण क्या है इसका, जब आप ऐसे काटते हो ना और आपका पेज है तो बस वो गलतियां चुभती है, कॉपी अच्छी नहीं लगती है, प्रेजेंटेशन बिगड़ जाता है। उसको बस हल्के से इस तरीके से काट देना है। और ये मैंने बताया कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। ओपनिंग बैलेंस लिखो, क्लोजिंग बैलेंस लिखो, कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है, पूरा नहीं आता तो भी आपको मिलते हैं आंसर। फिर अगली चीज़ है, स्टूडेंट की डिफ़िकल्ट पेपर आ गया तो क्या करेंगे। स्टूडेंट देखिए, पूरा पेपर डिफ़िकल्ट नहीं आता है, एग्जामिनर बस आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। पेपर मिक्स आता है, इजी क्वेश्चन, मीडियम, डिफ़िकल्ट, तीनों टाइप के, लेकिन बस वो करता इस तरीके से है कि आप परेशान हो जाओ। तो हो सकता है आपने शुरुआत के 4 क्वेश्चन देखे, ऑब्जेक्टिव मान लो, आपको नहीं आते, चारों नहीं आते, आपका हो गया दिमाग खराब, पेपर बिगड़ गया, पता चला बाकी के सारे क्वेश्चन इजी थे। शुरुआत के आपने 3-4 क्वेश्चन किए, नहीं आता, कोई बात नहीं, आखिर से स्टार्ट कर दो। आखिर के आपने उठाए 40, 39, 38, 37, किसी रीजन से मान लो ये भी नहीं होते, कोई बात नहीं, 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो, 20 से स्टार्ट कर दो। तो मतलब क्वेश्चन उसी हिसाब से आते हैं, बस वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका सिलेक्शन कंपटीशन एग्जाम में इस बात पर डिसाइड नहीं होता है कि पेपर डिफिकल्ट आया है या पेपर इजी आया है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर आपका पेपर खराब हुआ है, आपको आपके 50 नंबर ही आने की संभावना है 100 में से, तो बाकी बच्चों का और खराब होना चाहिए। और यदि आपके 90 नंबर आ रहे हैं 100 में से 90, तो और किसी के इतने नहीं आने चाहिए, इस पर डिपेंड करता है। अगर एक टीम ने 20 ओवर के मैच में 250 रन बना दिए तो भी हो सकता है वो नहीं जीते इतना शानदार पेपर जाने के बाद, और हो सकता है 100 रन बनाने के बावजूद जीत जाए। तो ओपोजिशन पर डिपेंड करता है। तो 3 घंटे जब तक आप पेपर दे रहे हैं, जब तक मैच खत्म नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन में नहीं आना है। जब आप बाहर निकलेंगे, बाकी बच्चों से पूछेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका पेपर किस टाइप का हुआ है, किस टाइप का नहीं हुआ। तब आप मुझसे बात करना। अगली चीज़ है स्टूडेंट कि आपको एग्जाम में प्रॉपर सो करके जाना है, कम से कम 5 या 6 घंटे की नींद। 6 घंटे बेटर है। अगर आप सो करके नहीं जाएंगे तो इजी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, डिफिकल्ट वाले नहीं हो पाएंगे। सो करके जरूर 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 से जाना। अगली बात, आपको न्यू मैटर नहीं पढ़ना है स्टूडेंट, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज कीजिए। न्यू मैटर बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट आपको बहुत अच्छा हमने दिया हुआ है। इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट ज़रूर से उनको एक बार देख लेना। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि बहुत अच्छा शानदार वाला पेपर आपका होगा। और इस वीडियो में मैं ये बातें नहीं करने वाला कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। कोई बीकॉम एमकॉम का एग्ज़ाम नहीं है, आपने तैयारी की है, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है। पेपर ख़त्म होने के बाद में ऐप चैट बॉक्स में मैसेज करके मुझे ज़रूर से बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ है, कैसा नहीं हुआ। और यदि आपको पेपर घर लाने के लिए मिलता है तो हम पेपर भी डिस्कस कर लेंगे। और रिजल्ट वाले दिन भी हम बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। पिछली बार 4 सिलेक्शन थे तो इस बार हम 8 की उम्मीद करते हैं। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट, आप चाहें तो 1-2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के आंसर मुझे लिख करके भेज सकते हैं। या तो आप ये इस वाले मॉक टेस्ट के क्वेश्चन ले सकते हैं या अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चन ले सकते हैं। एक आप उस टाइप से शॉर्ट नोट वाला ले सकते हैं, एक डिफरेंस वाला ले सकते हैं, एक न्यूमेरिकल वाला ले सकते हैं। न्यूमेरिकल में भी एक अकाउंट्स का और एक एफएम का। इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन के आंसर आप लिख करके मुझे ऐप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं वॉइस नोट के ज़रिए आपको बता दूंगा कि आपने क्या मिस्टेक की है। और कॉमर्स प्रेप ऐप में भेजना है, चाहे पीडीएफ बना करके भेजें, चाहे फ़ोटो खींच करके भेजें, जैसे भी आपको सही लगे। और स्टूडेंट बस इतनी ही चीज़ें हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा आपका पेपर होने वाला है। ये साल आपकी लाइफ बदलने वाला है, आपकी और आपकी फैमिली की। और कोई भी आपकी क्वेरी हो आप ऐप चैट बॉक्स में बता दीजिए, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा।
अगर क्वेरी ऐसी बात से रिलेटेड है जो मैं इस वीडियो में बताना भूल गया हूँ तो थैंक यू सो मच।